नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश के अन्य परीक्षा हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है ए, मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। तर्क दिया है दोनों का मानना था ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग किया नहीं जा सकता। कूट दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है, आर गलत है। डी दिया है ए गलत है, आर सही है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसके अनुसार अभिकथन जो है मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी, ये सत्य है। तथा तर्क जो है दोनों का मानना था ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, दोनों ही सत्य हैं तथा तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है। दोस्तों, मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता होने के कारण ही श्री अरविंदो को भारत का मैजनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए में 75, ऑप्शन बी में 40, ऑप्शन सी 50 तथा ऑप्शन डी 30। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के बहुत सारे तरीके बताए हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। तो लगभग 40 तरीके इन्होंने बताए हैं जिससे सरकारी धन का गबन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको असत्य कथन खोजना है। कथन दिया हुआ है ए, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक होता है। बी, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है। सी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक और मात्रात्मक दोनों होता है। तथा डी, व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल भारतीय मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कथन गलत है, बाकी के अन्य सभी कथन सही हैं। यानी शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक होता है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है तथा उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक और मात्रात्मक दोनों होता है। दोस्तों, चार्ल्स ई मरियम की बुक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने व्यवहारवादियों के विषय में बताया था तथा इसे व्यवहारवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको पुनः इसमें से असत्य कथन खोजना है। कथन दिया हुआ है ए है, नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि की महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। बी है, ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीति दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। सी है, शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में था। तथा डी है, टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। तो आपको इसमें पुनः गलत वाला कथन खोजना है। तो इसमें गलत वाला कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के तहत दिया है टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया है, यह गलत है। ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवादी धारणा के साथ साथ आदर्शवादी धारणा को भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सभी कथन सही हैं। यानी नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है, सत्य है। ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे, सत्य है। तथा शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में था, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संविधान के संबंध में कुछ कथन दिए हैं। ए है, यह राजनीतिक संस्था की रक्षा करता है। बी, यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है। सी, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तथा डी, यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत कथन है यानी सही नहीं है। दोस्तों, पुनः इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। बाकी सभी सत्य हैं। सत्य कथन में है, यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है तथा यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। ये सारे कथन सही हैं तथा यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हित समूह और दबाव समूह के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं? विद्वानों के नाम ए, जीन ब्लॉन्डेड, बी,
मायरन वीनर, सी रॉबर्ट सीबोन तथा डी जेम्स कोलमैन। आपको कूटों का प्रयोग करते हुए बताना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और बी, ऑप्शन बी में दिया है बी और सी, ऑप्शन सी में दिया है ए और डी तथा ऑप्शन डी में दिया है केवल डी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जीन ब्लांडेड, माइनर वीनर, रॉबर्ट सीबोन और एस ई फाइनर सभी हित समूह और दबाव समूह के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं दी हैं, आपको भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच में बताना है समान विशेषताओं को। ए है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है, बी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, सी राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है तथा डी उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल सी। केवल सी में लिखा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, केवल केंद्र के पास होती है, यह भारत में होता है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती है, भारत में नहीं होता, अमेरिका के में होता है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, यह भारत में होता है। अगला क्वेश्चन है, एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो कुछ इसमें आवश्यकता बताई हैं। ऑप्शन ए में भरी जाने वाली सीटों की तुलना में एक और वरीयता को इंगित करना, बी भरी जाने वाली कुल सीटों की तुलना में एक कम वरीयता को इंगित करना, सी निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना तथा डी केवल एकल वरीयता को इंगित करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यक तत्व में है ऑप्शन सी, जिसके तहत निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों को जितनी वरीयताओं को इंगित करना, यानी जितने निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी हैं उतनी ही वरीयताओं को आपको इंगित करना होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसमें कथन दिए हैं, ए है राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, बी है यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, सी है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है तथा डी सचिव मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें आपको कूट दिए हैं, ए है ए बी और सी सही है, बी है ए बी सी और डी सही है तथा सी है ए बी और डी सही है तथा डी में दिया है ए सी और डी सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, यानी ए बी और सी सही है, जिसके तहत राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है तथा राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। डी ऑप्शन में दिया है सचिव मंत्री राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तराधिकारी होते हैं, तो उत्तरदायी होते हैं, यह गलत है। इसका सही हो जाएगा सचिव या मंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं? यहाँ पे कुछ देशों के सदन के नाम लिखे हैं, कहाँ लंबे भाषण दिए हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बी लोकसभा, सी अमेरिकी सीनेट तथा डी स्विस काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकी सीनेट में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए हैं। यहाँ पे समय सीमा के अभाव के कारण, समय सीमा नहीं घोषित करने के कारण ऐसा लंबे भाषण दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए हैं, ए दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है, बी ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, सी ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं, डी इन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए बी और डी सही है, बी में है बी और सी सही है, सी है ए बी और सी सही है तथा डी में है ए बी सी और डी, यानी चारों कथन सही हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और डी सही है, यानी कि दोनों देश के राष्ट्रपतियों का एक निर्धारित कार्यकाल होता है, सही है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, ये भी सही है। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, मतलब उपराष्ट्रपति ये सारे काम कर सकता है। इसमें अंत में दिया है ऑप्शन सी गलत है, ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं, जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनियमित हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको पुनः गलत कथन खोजना है।
कथन दिया है यह स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं। बी में ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। सी में है असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार का पैदा होना। डी है ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त होता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं। यह गलत है। इसकी जगह होना था ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित नहीं होते हैं, जबकि ये अचानक स्वतः स्फूर्ति से उत्पन्न होते हैं और अपने कार्य पूर्ति के बाद में समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो कथन है तथा तर्क है उस पर आधारित है। इसमें अभिकथन दिया हुआ है पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है, तथा तर्क आर दिया है सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो आपको बताना है कूट में ए दिया है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है आर गलत है। डी दिया है ए गलत है आर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं लेकिन तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को ना तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकती है। इसमें विद्वान का नाम दिया है, ए है एंड्रयू हेवुड, बी है जॉन रॉल्स, सी है एंड्रयू गैम्बल तथा डी है बिल कोंगसाल। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रयू हेविड ने कहा था कि विचारधारा को ना तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, या इनमें से कोई भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के औपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है। निम्नलिखित में से यह जो शब्दावली है किसने बनाया है, किसने गठित किया है, विकसित किया है, बताइए। तो ऑप्शन ए है डेविड ऑप्टर, ऑप्शन बी है एसपी हंटिंगटन, ऑप्शन सी है एडवर्ड सील तथा ऑप्शन डी है हेबरमास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेबरमास, यानी वैधिकरण संकट शब्दावली हेबरमास द्वारा गठित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें कुछ वाद दिए हैं और आपको उसका सुमेलन करना है। ऑप्शन ए में लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना। ऑप्शन बी में है एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य, इसमें सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थ बनाना। तथा ऑप्शन सी में दिया है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन करना। तथा डी ऑप्शन में है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम आजीविका का अधिकार। आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है ये खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, यह सुमेलित नहीं है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मेडिकल कॉलेज में जो अवैध फीस वसूली जाती थी उसके संबंध में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 का के खंड 4 में यथावर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है। तो आपको बताना है मिश्रित संस्कृति की नींव क्या है। ऑप्शन ए है भारत की विविध संस्कृति, बी है संस्कृत भाषा और साहित्य, सी है भारत का पंथ निरपेक्ष बाना तथा डी है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित मूल्य। आपको बताना है मिश्रित संस्कृति की नींव किसे कहा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा और साहित्य। आर्टिकल 15 क के चा में प्रत्येक नागरिक हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, ऐसा कहा गया है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत भाषा और साहित्य को मिश्रित संस्कृति की नींव कहा है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और जो कूट दिए हैं उसमें गलत कथनों को चिन्हित करें। तो इसमें कथन दिए हैं, कथन है ए, पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है। बी, पद सोपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायालय से नीचे होता है। सी, जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन से अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। इसमें कूट दिए हैं, ऑप्शन ए में केवल ए,
ऑप्शन बी में ए और बी, ऑप्शन सी में ए और सी तथा ऑप्शन डी में ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। इसमें गलत कथन है। एक में पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार होता है तथा सी में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपको बताना है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दिए हैं। कहाँ कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, बी है 14 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से, सी में दिया है 12 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से तथा डी ऑप्शन दिया है 11 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से। तो आपको बताना है वर्तमान समय में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य किस सदन से किस तरीके से लिए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। इसमें अभिकथन दिया हुआ है भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। तर्क दिया है नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। इसमें कूट दिए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है तथा डी में दिया है ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है सही है तथा नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है। इसमें पहला दिया है ऑप्शन ए में रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, बी में योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, ऑप्शन सी में दिया है पाल ब्रास, इसमें दिया है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तथा ऑप्शन डी में दिया है जेम्स मेनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। तो आपको जो सुमेलित नहीं है उसे खोजना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स मेनर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। आपको बताना चाहेंगे पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी के लेखक के सी श्रुति और योगेंद्र यादव हैं, जेम्स मेनर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जातीय प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। तो ये कथन किसका है आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए में दिया है बी आर अम्बेडकर, बी है आर एम लोहिया, सी है एम के गांधी तथा डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यह कथन आर एम लोहिया का है। उन्होंने कहा था वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। ऑप्शन दिए हैं ए यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन बी इसने सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त किया, ऑप्शन सी इसने सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को समाप्त नहीं किया तथा डी यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हैं इसमें कूट के रूप में, ए है ए और सी, बी में है बी और सी में है सी और डी तथा डी में है ए और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी सही है। इसके तहत यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ तथा डी में है यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त दोनों कथन, बाकी के अन्य कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। तो नौकरशाही के विषय में दिया है ऑप्शन ए संरक्षक नौकरशाही, बी जातिगत नौकरशाही, सी प्रत्ययदाता नौकरशाही तथा डी योग्यता परक नौकरशाही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रत्ययदाता नौकरशाही। प्रत्ययदाता नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है। अगला क्वेश्चन है किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो इसमें आपको बताना है ए केंद्रीकृत, बी एकीकृत, सी विकेंद्रीकृत और डी दिया है विघटित। आपको बताना है कि
किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकृत। अगला क्वेश्चन है, एल डी वाइट के अनुसार लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हैं, कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए में अकुशलता, आप बी में दिया है ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति, सी में दिया है अनैतिकता तथा डी में दिया है नशा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त अकुशलता, अनैतिकता और नशाखोरी यह अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन सा संबंध है आपको बताना है। विद्वानों के नाम दिए हैं, ए चेस्टर बर्नार्ड, बी जे एल मोरेनो, सी थॉमस कार्लिल, डी एच ए मॉस्लो। कूट दिए हैं, पहला दिया है ऑप्शन ए में ए सी और डी, ऑप्शन बी में ए बी सी और डी, ऑप्शन सी में बी और डी तथा ऑप्शन डी में ए बी और डी। आपको बताना है संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और डी, यानी चेस्टर बर्नार्ड, जे एल मोरेनो और ए एच मॉस्लो व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ में, संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन, कथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है, ए नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है तथा तर्क दिया है नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। आपको कूट दिया है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है पर आर गलत है तथा डी दिया है ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है, सही है तथा तर्क दिया है नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है, यानी यहाँ पे तर्क अभिकथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्सवादी एग्रेरिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है। आपको बताना है, इसमें कुछ सूचक दिए हैं। पहला है कुल आधारित संगठन, दूसरा है सामुदायिक मूल्य, तीसरा है निर्वैयक्तिक मानव संबंध तथा चौथा है देवी सत्ता स्रोत। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी में दूसरा, तीसरा और चौथा तथा ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और चौथा और ऑप्शन डी दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के तहत पहला, दूसरा और चौथा सही है। रिक्स की बुक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ द प्रिस्मेटिक सोसाइटी जो कि 1964 में है, लिखी गई है। इसके अनुसार एग्रेरिया मॉडल कुल आधारित संगठन, सामुदायिक मूल्य, देवी सत्ता के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क पर आधारित है। अभिकथन दिया हुआ है, विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है तथा तर्क आर दिया है, विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है। इसमें कूट दिया है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी दिया है ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया है ए सही है पर आर गलत है तथा डी दिया है ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी ए कथन दिया है, विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है, सही है तथा तर्क दिया है विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश के क्षेत्र में कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है, यह भी सही है। तो दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। कल फिर से ऐसे ही प्रश्नों के साथ में हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।